नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आजकल जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो दो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल होता है कि आप ठीक हैं, और दूसरा सवाल होता है आपको वैक्सीन लगवाने का स्लॉट मिल गया क्या। भारत का हर नागरिक इस समय कोरोना वायरस के कहर से बचना चाहता है और उसे वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन वैक्सीन पूरी मात्रा में उपलब्ध होगी तभी तो लोगों को कोविड से सुरक्षा मिलेगी। भारत में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस समय हाफ रहा है। वैक्सीन कम पड़ रही है। आज हम वैक्सीन की उपलब्धता के दावों और जमीनी स्तर पर वैक्सीन की कमी का विश्लेषण करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस की दहशत चिंताजनक है। जो मरीज कोरोना से उबर जा रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों को ब्लैक फंगस नाम का इंफेक्शन हो रहा है, और ये इतना खतरनाक है कि ध्यान न देने पर डॉक्टरों को मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। कई मरीजों की मौत हो जा रही है। इस ब्लैक फंगस से कैसे बचना है, किन बातों का ध्यान रखना है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या पूरी दुनिया को घुटने पर लाने वाला कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? अमेरिका के पास एक ऐसा सबूत है जो इशारा करता है कि चीन पिछले कई वर्षों से कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर रिसर्च कर रहा था, और उसने इस दिशा में ट्रायल भी किया था। चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारियों ने वायरस को हथियार बनाने के फॉर्मूले और उसके असर पर लंबी चर्चाएं की थी। यह खबर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। इसका विश्लेषण करेंगे और आज आपको बताएंगे कि दुश्मन को गहरे पानी में डुबोने वाले भारत के समुद्री प्रहरी कोरोना के समय में किस तरह देश की सांसों को संभालने का काम कर रहे हैं। जब देश के लोगों का जीवन बचाने की चुनौती आई तो दुनिया भर से ऑक्सीजन के टैंकर सहित तमाम राहत सामग्री लाने में भारतीय नौसेना ने जरा भी देर नहीं लगाई। तमाम दुखों और तकलीफों के बीच ये पॉजिटिव खबर है। दुनिया ने कैसे भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, ये भी आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। कोरोना महामारी के इस दौर में जब आम जनता सिस्टम और सरकार से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर अपना भरोसा जता रही है, तब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सबसे जरूरी चीज यानी वैक्सीन ही कम पड़ रही है। अब चाहे केंद्र सरकार जितने मर्जी दावे करे कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आज हम आपको वैक्सीन की कमी से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े जान लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया है कि वैश्विक स्तर पर भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन वाला देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और ये उपलब्धि हमने 114 दिनों में ही हासिल कर ली, जबकि इस आंकड़े पर पहुंचने के लिए चीन को 119 दिनों का समय लगा था और अमेरिका को 115 दिन। लेकिन इससे पहले कि आप संतुष्ट हो जाएं, आपको बता दें कि सबसे तेज वैक्सीनेशन के बावजूद हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने के बजाय घटती जा रही है। 1 मई से 7 मई के बीच देश में औसतन 16 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी, जबकि अप्रैल की शुरुआत में औसतन 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही थी। कोविन ऐप पर 1 मई से 7 मई के बीच 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्यों के पास इस समय 1 करोड़ 14 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध है। यानी पिछले सप्ताह में जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से 50% लोगों के लिए ही राज्यों के पास वैक्सीन डोज इस समय उपलब्ध है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आज सरकार सबसे तेज वैक्सीनेशन का दावा कर रही है, और कल यानी रविवार को पूरे देश में सिर्फ लगभग 6,89,000 लोगों को वैक्सीन लग पाई। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के 24 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1/3 आबादी को ही वैक्सीन की डोज मिली, और 1 मई से देश भर में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवाने के पात्र बन गए हैं, जिनकी संख्या करीब 60 करोड़ है। रोजाना 17 लाख से भी कम लोगों के वैक्सीनेशन की रफ्तार से देश की 94 करोड़ वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने में करीब 3 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार देश के 726 जिलों के 58% जिलों में 10% से भी कम आबादी को टीका लग पाया है, और ये हाल तब है जब केंद्र सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार का यह दावा जमीनी हकीकत से कितना मैच कर रहा है और कितना नहीं, इसे समझने के लिए आपको आज तक का ये रियलिटी चेक देखना चाहिए। बाद लोग इन्फेक्ट होते जाते हैं, तो कृपया करके जो गोल्डन रूल्स है उसका पालन करिए। डबल मास्क लगाइए, इसको कभी लाइटली मत दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से कोसों दूर ये उस वैक्सीनेशन ड्राइव की जमीनी हकीकत है जिसे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की उपाधि से नवाजा है। दिल्ली,
गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, पटना, अमृतसर, हर राज्य, हर शहर, हर जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के इच्छुक लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन उसकी वैक्सीन लगाने की इच्छा पूर्ति हो भी पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि वैक्सीन लगेगी, पर कोई नहीं लग रही वैक्सीन। फिर ऊपर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जाके देखो लोग सब्जी लेने आए उन्हें लाइन 14 लगे। इतनी क्योस है कि मैं कह नहीं सकता। लोग यहाँ सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं सिर्फ टोकन लेने की। वैक्सीन सेंटर्स पर सुविधाओं की ही कमी नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए सबसे जरूरी चीज यानी वैक्सीन की भी भारी कमी। इसलिए घंटों तक लाइनों में लगने के बाद लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन की इस देशव्यापी कमी का ही नतीजा है कि रविवार को देश में 7 लाख से भी कम डोज लग पाए। लेकिन सिस्टम अभी भी वैक्सीन की कमी का सच स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के अस्पताल में मौजूद हूं। अगर आप देखें तो लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि प्रशासन के पास बहुत ज्यादा वैक्सीन है नहीं। 3000 वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम है आज पूरे नोएडा में। लाइन काफी ज्यादा लंबी लगी है। सुबह के वक्त बात करें तो यहाँ पर भगदड़ भी हो गई थी, जिसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ठीक तरीके से चले, इसके लिए जो नोएडा पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट डे होने के चलते काफी ऐसे लोग भी यहाँ पे आ गए थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। कुछ ऐसे लोग भी आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था लेकिन उनका अलॉटमेंट नहीं था, तो उसके चलते यहाँ भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। हम लोगों ने ग्रेजुअली सबको क्लियरिफाई कर दिया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको हम लोगों ने वापस जाने के लिए कहा है, और जो लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन अलॉटमेंट नहीं है उनको भी वापस किया गया है, और उनको कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करें। उत्तर प्रदेश और पंजाब में सोमवार से ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और पहले ही दिन वैक्सीन की इतनी कमी हो गई है कि पंजाब में तो निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन रोक देना पड़ा और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जुटी दिखी। पंजाब ने तीसरे चरण की वैक्सीनेशन में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता दी है। हालांकि राज्य सरकार ने 4 लाख डोजेज की मांग की थी, लेकिन उसे सिर्फ 1 लाख डोजेज ही अभी तक मिली है। अभी तक पंजाब सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को राज्य को 30 लाख डोजेज की आपूर्ति करने को कहा है, लेकिन 15 मई तक फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ने पंजाब को ये डोजेज उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई है, क्योंकि उसके पास पहले से ही डोजेज बुक हो चुकी हैं। भारत ने जुलाई 2021 तक लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था। उनमें से अभी तक केवल 25% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अभी तक सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। इस हिसाब से सरकार को जुलाई तक 27 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगानी, यानी टारगेट पूरा करने के लिए अब रोज 48 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज की जरूरत होगी, जबकि मई महीने में औसतन हर रोज 17 लाख से भी कम वैक्सीन डोज लगाई जा रही है। जाहिर है इसके लिए वैक्सीन की कमी सबसे बड़ी वजह है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की डिमांड करते हुए ये दावा भी कर दिया है कि अगर उसे वैक्सीन मिले तो 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देगी। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की इतनी कमी है तो सोचिए बाकी राज्यों का क्या ही हाल होगा, क्योंकि ये कमी सिर्फ किसी एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि देशव्यापी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की तरफ से कुल 17,93,57,860 वैक्सीन डोज दी गई, जिसमें से 16,89,27,797 डोज दी जा चुकी है। यानी अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,04,30,63 वैक्सीन डोज उपलब्ध है। यानी पूरे देश में इस वक्त सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा डोज ही लोगों के लिए उपलब्ध है। यानी वैक्सीन की सप्लाई के मुकाबले डिमांड काफी ज्यादा है, जिसका असर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर साफ देखा जा सकता है। हमारे पास 5 लाख वैक्सीन है, लेकिन इससे हम सभी को वैक्सीन नहीं लगा सकते। क्या ये संभव है कि इससे 18 से 44 साल की उम्र के सभी लोगों को डोज लगा दी जाए? चीफ सेक्रेटरी और गृह मंत्री ने बात की है। इस ग्रुप का टीकाकरण 14 दिनों के लिए टाल दिया जाए। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। 2 तरह की वैक्सीन है, एक का 1 दिन का स्टॉक है, एक का 3-4 दिन का स्टॉक है।
दिल्ली में वैक्सीन की बहुत कोवैक्सीन का 1 दिन का है, कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोविशील्ड का 3-4 दिन का। तो ये हाल है दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइनें लगाकर खड़े हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन लग पाएगी या उनका नंबर आने से पहले ही खत्म हो जाएगी ये नहीं पता। वैक्सीन के चक्कर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रह गया है। लॉकडाउन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की हालत दिखाते हैं, और वो कौन सी लाइन है जहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो है वैक्सीन लगवाने की लाइन। यानी कोरोना से बचना भी चाहते हैं, लेकिन कोरोना के जरूरी जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन भी नहीं करना है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तस्वीर है। आज ही 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए ये वैक्सीनेशन का मौका पहली बार खुला है। हमारी मजबूरी ये है कि वैक्सीन कहीं और अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज हम तो पैसे देके लगवाने के लिए तैयार हैं। स्लॉट बुक होने के बावजूद ही अनसक्सेसफुल रहा हूँ हमेशा, और जब भी स्लॉट के टाइम में आते हैं हमारे को यहाँ कहा जाता है वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन की कमी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अभी वैक्सीन की कमी की बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी कह चुकी हैं कि कम से कम जुलाई तक वैक्सीन उत्पादन बढ़ने की कोई उम्मीद ना रखें। यानी फिलहाल तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऐसे ही घिसट कर चलेगा। इसलिए अगर आपको वैक्सीन लग जाए तो खुद को खुशकिस्मत ही समझिएगा। आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की जो दशा हो चुकी है वो आप देख रहे हैं और शायद भुगत भी रहे होंगे। इसमें पूरा देश जानना चाहता है कि अगर वैक्सीन की ये कमी दूर होगी तो कब तक होगी और कैसे होगी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से पूछ चुका है। केंद्र सरकार ने इसका जो जवाब दिया वो मायूस ही नहीं बल्कि हैरान भी करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि यह बताना मुश्किल है कि अगले 6 महीने में देश और विदेश से कितनी वैक्सीन भारत में उपलब्ध करवाई जा सकेगी। सरकार का कहना है कि बहुत सी चीजों में बदलाव आ रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं जिससे वैक्सीन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने यह भी बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट मई, जून और जुलाई में 11 करोड़ कोविशील्ड डोज उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा इन 3 महीनों के दौरान भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन के 5 करोड़ डोज उपलब्ध करवाएगा। वैक्सीन की कमी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन की अलग अलग कीमत को लेकर भी सवाल पूछा। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने बड़े ऑर्डर के लिए पूरी पेमेंट एडवांस में की है, इसीलिए वैक्सीन कंपनियों ने केंद्र सरकार को सस्ती वैक्सीन बेची। इस समय वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है जो संक्रमण की लहर को काबू में कर सकता है। दुनिया में तेजी से वैक्सीन लगाने वाले देशों में क्या असर हुआ है और भारत इस समय किस परिस्थिति में है, यह समझाने के लिए आपको खबर की पूरी पिक्चर दिखा देते हैं। इस समय सारे देश एक ही मंत्र पर काम कर रहे हैं और वो है कि आबादी के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को तेजी से वैक्सीन लगा दी जाए। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों में भी एक समय पर कोरोना की रफ्तार तेज थी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा बोझ पड़ गया था। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हर चीज के लिए अफरा तफरी थी। लेकिन अब इन देशों में संक्रमण की रफ्तार कम है और इसकी एक बड़ी वजह है सजग सिस्टम और तेज टीकाकरण। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए भारत को औरों के मुकाबले बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत है। दूसरे देशों को अपनी आबादी कम होने का फायदा मिला है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और वो अपनी 62.6% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगा चुका है। 6.5 करोड़ की आबादी वाले यूके ने 52.1% लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। 33 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने 45.4% लोगों को वैक्सीन दी है। वो संक्रमण की रफ्तार तेजी से वहां पर कम हुई है। 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले कनाडा ने 38.8% लोगों को, 8 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले जर्मनी ने करीब 32% आबादी को वैक्सीन दी है। 6 करोड़ की आबादी वाली इटली ने अपनी 27.8% आबादी को वैक्सीन दी है। 6.25 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस ने अपनी 25.9% आबादी को वैक्सीन दी है और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील ने 14.9% लोगों को वैक्सीन दी है, जबकि भारत की 9.7% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिली है। हालांकि संख्या के हिसाब से इन सभी देशों से कहीं आगे हैं। अब एक ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद आपको ब्लैक फंगस के बारे में बताएंगे, जिससे शुगर के मरीजों को खास तौर पर खबरदार रहने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा इंतजार, रहिए खबरदार। कोरोना से बचकर निकले लोगों को एक और जानलेवा बीमारी घेर रही है। इस खतरे का नाम है ब्लैक फंगस। इस बीमारी को कोरोना संक्रमित मरीजों और कोरोना से तुरंत ठीक हुए मरीजों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है।
आईसीएमआर ने इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को अपनी आंख की रोशनी तक गंवानी पड़ रही है। क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और कैसी सावधानी बरतकर इससे बचना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। अब तक कोरोना वायरस से लड़ रहे थे कि अब ब्लैक फंगस ने भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक और जानलेवा बीमारी मरीजों को शिकंजे में ले रही है। कोरोना से बचकर निकले लोगों में एक नए तरह का संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो इसे ब्लैक फंगस से फैला इन्फेक्शन कहा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी करके इस नए संकट के बारे में लोगों को सतर्क किया है। कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यानी चुनौती ये है कि कोरोना से बच गए तो मुमकिन है ब्लैक फंगस का सामना करना पड़े। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण क्या। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बा हो सकता है, नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और शरीर में दर्द, मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे, धुंधला दिखना, दांतों में दर्द, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को यह तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि नौजवानों में भी म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण काफी पाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज पे बहुत ध्यान दें विशेष, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब सवाल उठता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का हमला ज्यादा घातक क्यों है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक फंगस शरीर को शिकार बना लेता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ये संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद ही म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण फैल सकता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे कई मामले देखे गए हैं। वहीं गुजरात में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। सूरत में 100 से ज्यादा मामले हैं, जबकि राजकोट में 500 केस आए हैं। अहमदाबाद में हर रोज 10 से 15 ब्लैक फंगस केस दर्ज हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मरीज आंखों की रोशनी खो रहे हैं, यानी मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टरों को कई बार आंख निकालनी पड़ रही है। गुजरात में इसके अब तक 200 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हो रहे हैं, जिसको लेकर गुजरात सरकार के जरिए अब म्यूकरमाइकोसिस के लिए एक बकायदा अलग से बोर्ड शुरू किया गया है। इस बीमारी का फैलना कोरोना महामारी के बीच एक बुरे सपने जैसा है। जरूरी बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड्स की सही मात्रा दी जाए। और आपको अगर फेस पे या स्किन पे या नाक की टिप पे एनेस्थीसिया, जैसे आपको छूने से पता नहीं चल रहा कि वो टच हो रहा है, तो हो सकता है ये फंगस म्यूकरमाइकोसिस हो, और इसको आप जल्दी से जल्दी दिखवाएं ताकि इसका इलाज अगर टाइमली हो जाता है तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होने। सबसे पहले तो बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी संक्रमित हो गए तो सही इलाज बिना देर के शुरू करना चाहिए। आईसीएमआर के मुताबिक ब्लैक फंगस के शिकार लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए और स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। दिल्ली से स्नेहा मोडानी और मिलन शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है? इस बात की आशंका कई बार दुनिया के कई देश जता चुके हैं, लेकिन इस बार अमेरिका के हाथ दस्तावेज लगे।
सीधे तौर पर यह इशारा करते हैं कि चीन पिछले कई वर्षों से इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि कोरोना वायरस का जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया विभाग को ऐसे चीनी दस्तावेज मिले हैं जिनमें चीन के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य अधिकारियों ने वायरस को जैविक हथियार में बदलने के फॉर्मूले से लेकर जैविक हथियारों के इस्तेमाल और उसके असर पर विस्तार से लेख लिखे। इन खुफिया दस्तावेजों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के अखबार दी ऑस्ट्रेलियन ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। क्या चीन के जैविक हथियार की टेस्टिंग से फैला कोरोना? क्या चीन ने छेड़ा पूरी दुनिया के खिलाफ जैविक युद्ध? अमेरिकी विदेश विभाग को ऐसे खुफिया दस्तावेज मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि कोरोना वायरस को फैलाने में चीन की सोची समझी साजिश थी। खुफिया दस्तावेजों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर द ऑस्ट्रेलियन ने खुलासा किया है कि साल 2015 में चीन के सैन्य वैज्ञानिक और चीन के स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना वायरस के बारे में जांच कर रहे थे। खुफिया दस्तावेजों में चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की चर्चा जेनेटिक हथियार के नए युग के तौर पर की है। खुफिया दस्तावेज में चीनी सेना के हवाले से कहा गया है कि एक जैविक हमले से शत्रु की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। अगर ये खुफिया दस्तावेज सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस के जरिए दुनिया के खिलाफ चीन ने जैविक युद्ध छेड़ा है, जिसकी तैयारी वो पिछले 5 वर्षों से कर रहा था। I think the COVID-19 can be used as a biological weapon because as we may have been observing, most of the times the cases from China especially have been on lower side. When it started everything at China, and now the cases there are very less. And if you can see the mutations in the virus, the second strain is definitely dangerous than the first strain which we observed clinically during the first wave. अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे चाइनीज खुफिया दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कोरोना वायरस को कृत्रिम रूप से बदला जा सकता है, जिसके जरिए इसे इंसानों में फैलने वाले वायरस में बदला जा सकता है और इसका इस्तेमाल एक जैविक हथियार के रूप में किया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट में चीन के वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों के जो नोट्स मिले हैं, उनमें ठीक वैसी ही स्थिति की आशंका जताई गई है जैसी स्थिति कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त दुनिया में है। जालसाज चीन और मक्कार जिनपिंग का असली चेहरा अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आना शुरू हो गया है। चीन बहुत पहले से ही बायोलॉजिकल वेपन यूज करने की प्लानिंग में लग गया था। कोरोना वायरस या इस तरह के जितने भी जैविक हथियार हैं, शायद तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। ये बात साफ करता है कि चीन बहुत पहले से बायोलॉजिकल वारफेयर का प्लानिंग करके कोरोना वायरस को डेवलप कर रहा था ताकि समय आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। खुफिया दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि चीन इस कोरोना वायरस को मिलिट्री विकल्प के तौर पर देख रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि अगला विश्व युद्ध बम बारूद से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से होगा। इन दस्तावेजों में एक चाइनीज वैज्ञानिक ने लिखा है कि जैविक हमले सुबह सुबह, रात या फिर ऐसे वक्त में करना सही रहेगा जब आसमान में बादल छाए हुए हों, क्योंकि सूर्य की अत्यधिक रोशनी जैविक हथियार के जीवाणुओं को बेकार कर सकती है। खुफिया दस्तावेज में चीनी वैज्ञानिकों ने लिखा है कि बड़े पैमाने पर जैविक हथियारों के हमले कई तरह के नुकसान कर सकते हैं, जिसमें इंसानी मौतें भी शामिल हैं। सबसे बड़ा असर तो ये होगा कि इससे हमला झेलने वाले देशों की स्वास्थ्य सेवाएं तहस नहस हो जाएंगी। जैविक हथियारों के हमले बम धमाकों जैसे परंपरागत हमलों की तुलना में बेहद संक्रामक होंगे। जैविक हथियार से न सिर्फ सामूहिक मौतें होंगी, बल्कि इससे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा उससे देशों की मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इन दावों का मिलान अगर आप आज की परिस्थितियों से करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस जो कहर बरपा रहा है उसकी तैयारी शायद चीन पिछले 5 सालों से कर रहा था। कोरोना से युद्ध के इस समय में भारतीय सेना के तीनों अंग देश की ताकत बन रहे हैं। कल हमने आपको भारतीय वायुसेना के मिशन को दिखाया था। आज हम आपको भारतीय नौसेना की उम्मीद भरी मुहिम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे देश में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच भारतीय नौसेना विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर लाने में जुटी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत आज नौसेना के युद्धपोत लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर सहित दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर देश पहुंचे।
मदद तभी कारगर है जब वो सही समय पर मिले। इसीलिए नौसेना ने अपनी इस मुहिम में 7 से 8 युद्धपोतों को लगाया है। भारत का समुद्र प्रहरी आईएनएस त्रिकंड वैसे तो दुश्मनों को गहरे पानी में डुबोने वाला महारथी है, लेकिन जब बात देश के लोगों की जिंदगी बचाने की आई तो सांसों से भरे ऑक्सीजन के टैंकरों को लाने में जरा भी देर नहीं हुई। मुंबई के बंदरगाह में आईएनएस त्रिकंड लंगर डाल चुका है। सिर्फ 5 दिनों के अंदर अरब सागर पार करके कतर के हम्माद पोर्ट से तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया। आईएनएस त्रिकंड से करीब 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन लाई गई। इससे बड़ी मात्रा में मरीजों के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई सुनिश्चित हो पाएगी। नौसेना एक बार फिर से देशवासियों की मदद के लिए सामने आ गई है। सामने है आईएनएस त्रिकंड और त्रिकंड के ऊपर ये जो बड़े 2 टैंकर्स आप देख रहे हैं, इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भरी हुई है जो फ्रांस की सरकार ने भारत को मदद के तौर पर दी है। ये मदद फ्रांस की सरकार ने की है। अगले 2 महीने में 600 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर भेजे जाएंगे। संकट के समय में ये बहुत बड़ी मदद है। नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। अच्छी खबर यह भी है कि नौसेना का युद्धपोत एरावत सिंगापुर से 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर विशाखापत्तनम पहुंच चुका है। इसके अलावा आईएनएस एरावत में 3150 खाली सिलेंडर, 500 भरे सिलेंडर और 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट भी है। एरावत सिंगापुर में जाकर ऑफ कोर्स फ्यूल लिया है, ऑपरेशनल टर्न अराउंड किया है, सप्लाईज पिकअप किए हैं और अब वापस आया है। आईएनएस कोलकाता युद्धपोत की कतर और कुवैत से जरूरी चिकित्सा उपकरण लेकर कर्नाटक के मंगलौर बंदरगाह तक कभी भी पहुंच सकता है। इस युद्धपोत में ऑक्सीजन कंटेनर है। इसमें 400 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे। भारतीय नौसेना ने अपने 7 युद्धपोतों को कोविड से लड़ने वाले राहत मिशन के लिए तैनात किया है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, आईएनएस टाबर, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस जलश्य और आईएनएस एरावत सभी युद्धपोत दुनिया के अलग अलग देशों से भारत को दी जा रही मदद को देश तक पहुंचा रहे हैं। अब तक अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरिशस से भारत को मदद दी गई है। कहते हैं वक्त पर जो काम आए उससे बड़ा साथी कोई और नहीं। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को जितनी मदद मिले उतना अच्छा है, क्योंकि त्रासदी बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में वायुसेना की तरह नौसेना भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।